आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं विजय यादव कक्षा 10 के बच्चों के लिए रसायन विज्ञान से संबंधित तीसरा अध्याय अम्ल क्षार एवं लवण को लेके आया हूं, जिसमें आप लोग पिछले वीडियो में आप लोगों ने अम्ल के बारे में पढ़ा, जिसमें अम्ल की परिभाषा थी, अम्ल के प्रकार थे, अम्ल के भौतिक गुण थे, रासायनिक गुण थे, अम्ल के उपयोग थे। फिर इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, अब क्षार की बात की जाएगी, एल्कली या फिर क्षारक जिसके आप कहेंगे बेस। तो सबसे पहले क्षार के बारे में भी आप लोग कक्षा 7 में उसकी परिभाषा सुने होंगे कि क्षार ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, या फिर कह सकते हैं आप स्वाद में कसैले होते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। लेकिन अब इसको आप भौतिक गुण में रखिए, क्योंकि आप लोग अब 10 में हैं। उस कंडीशन पर आपकी जो ये परिभाषाएं बनेंगी वो रासायनिक गतिविधियों को देखते हुए बनेंगी। तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम आर्हेनियस था, उसने क्षार और क्षारक में थोड़ा सा अंतर किया है, जिसको आप ध्यान दीजिए। तो क्षारक की उसने परिभाषा क्या बताई है, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार बताया गया है कि क्षारक ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं, क्षारक ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो जल में वियोजित होकर अथवा जो सामान्यतः अवक्रियाओं के माध्यम से हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, उन्हें क्षारक या भस्म कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो सामान्यतः अवक्रियाओं में वियोजित होकर हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, उन्हें क्षारक या भस्म कहते हैं। अब उसके बाद देखिएगा, उदाहरण के तौर पे ध्यान दीजिए, आपको कौन कौन सी चीजें आएंगी क्षारक के रूप में। अब देखिए NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। ये आप देखिए, ये चारों क्षारक हैं। और आपको एक चीज हम बता दें, MgO इसकी भी प्रकृति क्षारीय होती है, CaO इसकी भी प्रकृति क्षारीय होती है। ऐसे आप N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इसकी भी प्रकृति क्षारीय होती है। और आप देखेंगे K2O इसकी भी प्रकृति क्षारीय होती है। तो क्या ये क्षारक नहीं है? लेकिन परिभाषा के अनुसार तो एकदम नहीं है, क्योंकि उसमें बताया जाएगा कि इसमें OH माइनस यानी हाइड्रॉक्सिल आयन जो होता है वो ऐसे, ये OH माइनस या फिर OH नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रॉक्सिल आयन है। तो क्षारक की जो परिभाषा है, यानी बेसिस यानी भस्म की जो परिभाषा है बेस की, तो आर्हेनियस ने यही बताया है कि क्षारक ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो सामान्यतः अभिक्रियाओं में वियोजित होकर हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, उन्हें क्षारक या भस्म कहते हैं, जबकि क्षारीय प्रकृति इनकी भी है। अब देखिए यहां पर कैसे है, देखिए Na+4 प्लस OH -4, ये देखिए हाइड्रॉक्सिल आयन दिया, K+4 प्लस OH -4, यहां पे आप देखिए Ca डबल प्लस चार्ज प्लस OH, सॉरी जितना बड़ा हो उतना बड़ा है, ये माइनस चार्ज। ऐसे ही आप Mg डबल प्लस चार्ज प्लस OH, ये सिंगल माइनस चार्ज, ये आप देख रहे हैं। ऐसे आप एक उदाहरण और ले सकते हैं, Al OH का होल थ्राइस है, और इसको आप वियोजित करेंगे तो Al पर 3 प्लस चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता संयोजकता बदल के की जाती है रासायनिक अभिक्रियाओं में। तो यहाँ पर आप देखेंगे Al+3 चार्ज और यहाँ पर OH माइनस चार्ज, ऐसे रहेगा। तो ये चीजें आप ध्यान दीजिए, ये पांचों जो कह सकते हैं आप यौगिक हैं, NaOH, KOH, COH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस, ये सब जो हैं ये सब क्षारक हैं, क्योंकि यह सामान्यतः अभिक्रियाओं में वियोजित होकर के हाइड्रॉक्सिल आयन अवश्य दे रहे हैं, अतः ये क्षारक हैं। लेकिन क्षारीयता का गुण इनमें भी है,
MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, Na2O आप देखेंगे क्या नाम नाइट्रस ऑक्साइड, K2O पोटेशियम ऑक्साइड, ये सब जो भी चीजें हैं ये सब के सब क्षारीय प्रवृत्ति वाले ही होते हैं, लेकिन इनमें अगर आप देखेंगे तो ये क्षारक नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ये अपने सामान्यतः क्रियाओं में वियोजित होकर हाइड्रॉक्सिल आयन नहीं दे सकते। इस प्रकार से एक चीज या फिर एक लाइन डिक्लेयर होती है कि सभी क्षारक क्षार अवश्य होते हैं, परंतु सभी, यहां पर थोड़ा सा आप ये उदाहरण आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्षारक क्या है, तो हाइड्रॉक्सिल आयन देंगे आर्मीनियस के अनुसार। अब बात आती है कि क्षारक तो हाइड्रॉक्सिल आयन देंगे, लेकिन समस्त जो क्षार पदार्थ होते हैं वो हाइड्रॉक्सिल आयन नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इनकी भी प्रवृत्ति क्षारीय है। ये तो ऑक्साइड स्थिति में MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये किसी कीमत पे हाइड्रॉक्सिल आयन नहीं दे सकते, इसीलिए ये क्षारक नहीं हो सकते। परंतु इनकी प्रवृत्ति भी क्षारीय ही है, इसके लिए इनके लिए अलग नाम दे दिया गया एल्कली, AlKALI, ये क्षार है। तो एक लाइन डिक्लेयर होती है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि समस्त क्षारक क्षार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबके पास हाइड्रॉक्सिल आयन है, लेकिन समस्त क्षार जो रहेंगे ये सब चीजें क्षारक नहीं हो सकती, क्योंकि इनके पास हाइड्रॉक्सिल आयन नहीं है, अर्थात ये किसी भी कीमत पर हाइड्रॉक्सिल आयन नहीं दे सकते। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्षार क्या है और क्षारक क्या है। एक बार फिर से सुन लीजिए कम शब्दों में। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो सामान्यतः अभिक्रियाओं में वियोजित होकर हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं, और ऐसे रासायनिक पदार्थ अगर आप ध्यान देंगे जिनकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है उन्हें क्षारक कहते हैं। अब बात हमने एक लाइन में डिक्लेयर किया है कि समस्त क्षारक क्षार हो सकते हैं, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति क्षारीय है, लेकिन समस्त क्षार क्षारक नहीं हो सकते, क्योंकि वो सामान्यतः क्रियाओं में हाइड्रॉक्सिल आयन नहीं दे सकते। इस प्रकार से ये परिभाषाएं डिक्लेयर हुई। फिर आता है क्षारकों के प्रकार, यानी टाइप ऑफ बेसेस। आप आइए अगले स्टेप में, टाइप ऑफ या फिर काइंड ऑफ बेसेस। क्षारकों के प्रकार। तो बताया जाता है कि क्षारक भी अम्ल की भांति दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल क्षारक होता है, एक दुर्बल क्षारक होता है। यानी नंबर आप देखेंगे, एक प्रबल क्षारक और दूसरा नंबर आप देखेंगे तो दुर्बल क्षारक। अब प्रबल क्षारक क्या है, दुर्बल क्षारक क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है? तो इसमें बताया गया है कि ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतः घुलकर हाइड्रॉक्सिल आयन दे देते हैं। सेम परिभाषा लगभग अम्ल की ही भांति। प्रबल अम्ल क्या है? ऐसे अम्ल जो जल में वियोजित हो जाते हैं, पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। वही बात इसमें भी है कि ऐसे क्षारक जो जल में कह सकते हैं आप पूर्णतः वियोजित होते हैं या फिर पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रॉक्सिल आयन दे देते हैं, उसे प्रबल क्षारक कहते हैं। जैसे KOH, NaOH, BaOH का होल ट्वाइस, KOH, NaOH, ये प्रबल क्षारक के रूप में आएंगे दोनों। और दुर्बल क्षारक क्या रहेंगे बताया जाएगा कि ऐसे
क्षारक जो जल में वियोजित होकर पूर्णतः, या फिर कह सकते हैं आप जल में घुलनशील होकर, कह सकते हैं आप पूर्णतः वियोजित नहीं हो पाते हैं, पूर्णतः आयनित नहीं हो पाते हैं, मतलब 100% वो अपने आयनों में टूट नहीं पाएंगे, उन्हें क्या कहेंगे, दुर्बल क्षार कहते हैं। और इसके अंतर्गत वही AlOH का होल थ्राइस दुर्बल क्षारक में आएगा, AlOH का होल थ्राइस, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब चीजें जो हैं वो दुर्बल क्षारक के अंतर्गत आएंगी। तो ये क्षारक के आपके सामने प्रकार प्रस्तुत है। पहला है प्रबल क्षारक, दूसरा दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक क्या होता है, ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, या फिर कहते हैं जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं, उसे प्रबल क्षारक कहेंगे, जैसे NaOH, KOH। दुर्बल क्षारक में क्या कहेंगे, उसकी परिभाषा क्या है, तो बताया गया है कि ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, पूर्णतः अपघटित नहीं होते हैं, या फिर पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, उसे दुर्बल क्षारक कहते हैं। जैसे AlOH का होल थ्राइस है और NH4OH है। तो ये इतनी चीजें थी आपके क्षारक प्रकार में। अब आता है क्षारकों के भौतिक गुण, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे आपने अम्लों के भौतिक गुण पढ़ा है, वैसे आप लोग क्षारकों के भी भौतिक गुण पढ़ेंगे। क्षारकों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। अब आता है क्षारकों के भौतिक गुण क्या है। आप लोगों ने अम्लों के भौतिक गुण में क्या पढ़ा था, अम्ल जल में विलेय होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उनकी प्रकृति संक्षारक होती है। ऐसे क्षारकों के भी भौतिक गुण है, क्षारक भी जल में विलेय होते हैं, पहला भौतिक गुण। दूसरा, यह स्वाद में तीखे व कड़वे होते हैं, यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। जबकि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करते थे, परंतु जो क्षारक होते हैं वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और अम्लों की ही भांति क्षारकों की भी प्रकृति संक्षारक होती है, यह भी, लेकिन वही है, प्रबल अम्ल की तुलना में ये कम संक्षारक होते हैं, लेकिन संक्षारक ये भी होते हैं। इस प्रकार से ये क्षारकों के भौतिक गुण है। बात फिर से सुन लीजिएगा क्या क्या होते हैं। क्षारक जल में विलेय होते हैं, स्वाद में तीखे एवं कड़वे होते हैं, यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, और फिर इसके बाद बताया गया है कि इनकी भी प्रकृति जो होती है अम्लों के भांति संक्षारक होती है। अब इसके बाद आता है क्षारकों के रासायनिक गुण। अब तक आप लोगों ने जैसे अम्ल के रासायनिक गुण पढ़ा है, वैसे आप क्षारकों के रासायनिक गुण तो आप देखेंगे, यानी कह सकते हैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो अगर आप रासायनिक गुण की बात करें तो सबसे पहला है धातु के साथ अभिक्रिया। तो जैसे आपको बता दें, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, करती थी, वैसे ही क्षारक भी अधिकांशतः धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। देखेंगे आप, धातुओं के साथ, पहला रासायनिक गुण है धातु के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। तो बताया हमने समस्त क्षारक या फिर अधिकांशतः क्षारक धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं।
जैसे आप देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि NaOH है, NaOH, और यह किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? जिंक के साथ। तो आप देखेंगे यहाँ पर Zn, और उस कंडीशन पर यह जब अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा क्या? सोडियम जिंकेट Na2ZnO। क्या बनाएगा? Na2ZnO, और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो आप देखेंगे क्या है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है? 2 है। इस कंडीशन पर आपको यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। और ऐसी कंडीशन पर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर Na2ZnO और हाइड्रोजन गैस स्वतंत्र रूप में मुक्त होगी। तो ये देख रहे हैं आप। इसी प्रकार से एल्युमिनियम से भी यही चीज अभिक्रिया करेगी और बनाएगी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। देखिए कैसे बनाएगी। एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करेगी तो यहाँ पर ये NaOH अगर है, NaOH, इस कंडीशन पर क्या बनाएगी? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, जिसका सूत्र है, थोड़ा सा इसमें जल की भी उपस्थिति अनिवार्य है। यहाँ पे आप देखेंगे H2O भी साथ में रहेगा। इस कंडीशन पे अगर आप आएंगे तो ये जो बनाएगा NaAlO2, NaAlO2, इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और इसका नाम था सोडियम जिंकेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। लेकिन आप देखिए ये भी क्या समीकरण संतुलित है? ऐसी कंडीशन पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर लगभग अधिकांशतः आपको मतलब नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन पे ये देखिए एल्युमिनियम अगर आपको यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए हाइड्रोजन तो ये 1 था, तो इसको भी आपको 2 ही करना पड़ेगा, क्योंकि 2 इधर है, ये 2 दूना 4। ऐसी कंडीशन पे आप देखेंगे ये ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2 उधर और 1 3। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा। सॉरी 2 इधर है तो यहाँ पर 2 ही लगाएंगे, ये तो 2 दूना 4, और ऑक्सीजन भी 2 दूना 4। ये कंडीशन सही है। देखेंगे Na2 है, एल्युमिनियम भी इसकी वजह से 2 है, तो यहाँ पर भी एल्युमिनियम भी 2 है, और आप देखेंगे 2 दूना 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 2 इसकी वजह से 2 है, और यहाँ पर ये 2 है इसकी वजह से, ये 2 दूना 4 टोटल। ये देखेंगे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और दोनों कंडीशनों पर क्या हुआ है? हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई है। इस प्रकार से समस्त क्षारक धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। एकदम कह सकते हैं आप अम्ल की ही भांति। फिर इसके बाद आता है दूसरा, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया दूसरा आप देखिए क्या है। अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड में क्या क्या चीजें आती हैं? तो आप पाएंगे CO2 गैस है, तो यहां पे देखिए अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, तो इसमें देखेंगे जितने भी क्षारक होते हैं वे सब अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। फिर सुनेगा, अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्षारक अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। इस कंडीशन पे आइए देखिए, CO2, ये देखिए क्या जो बनेगा NaOH,
कंडीशन पर क्या बनेगा, Na2CO3 बन सकता है। हाँ, ये एक प्रकार का लवण है, यानी चूंकि लवण और जल का निर्माण करना है तो Na2CO3 प्लस H2O। तो यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा। ये देखिए, तो आप देखेंगे कार्बन कितना है, 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है। ऑक्सीजन आप देखेंगे 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 4 है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन इसकी वजह से 2 है। ऐसे आप देखिएगा CO2 अगर जो है CaOH का होल ट्वाइस से क्रिया कर ले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो बनाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जो एक प्रकार का लवण है, CaCO3 और साथ में H2O। यहाँ पे आप देखिए CaCO3 कंफर्म है। क्योंकि आप इसको अगर नहीं समझ पाए तो इसको आप एक एक करके तोड़ सकते हैं, COO प्लस CaOO और H, इसी को जो ब्रेकर में इसका होल ट्वाइस, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप Ca को ले लीजिए और CO3 को ले लीजिए, तो इसको आप अगर एक साथ कर देंगे तो ये CaCO3 हो गया और साथ में 2H बचा, एक O बना, तो यहाँ से आपके H2O बन गया। इस प्रकार से अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्षारक जो है लवण एवं जल का निर्माण करता है। फिर इसके बाद आता है अगर यही क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करें तो क्या होगा, यहीं से आपके उदासीनीकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। तीसरा रासायनिक गुण अगर आप ध्यान देंगे, देखिए तीसरा रासायनिक गुण किससे अभिक्रिया होगी, क्षारकों की अम्ल से अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया। ये देखेंगे क्षारकों की अगर आप अम्ल से अभिक्रिया करा दीजिए तो क्या होगा, तो बताया जाता है क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो आप देखिए कैसे, मान लीजिए आपने यहां पर H2SO4 ले लिया, फिर आपने NaOH ले लिया, दूसरा आप ले लीजिए HCl ले लिया आपने, फिर यहां पर CaOH का होल ट्वाइस ले लिया, फिर आप देखिए यहां पर आप HNO3 ले लीजिए, HNO3, यहां पे आप NaOH अगर आप ले लीजिए तब भी है। ये आप देखेंगे जितनी बार भी अभिक्रिया आप करेंगे ये उदासीनीकरण अभिक्रिया ही होगी, जिसमें लवण एवं जल का ही निर्माण होगा। तो आप देखिए यहां पे जो बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और यहां पर जो बनेगा H2O, इस कंडीशन पे आपको यहां पर 2 करना पड़ेगा। हाँ, तो ये चीजें हैं। फिर आप देखिए यहां पे आप देखिए CaCl2 कर दीजिए, CaCl2, और आप देखिए पाएंगे क्या, H2O। यहां पे हाइड्रोजन कितना है, सॉरी यहाँ पे 4 था, तो यहाँ पे आपको 4 करना पड़ेगा। ये अब देखिए यहां पर क्या है, CaCl2, यहां पर Cl2 2 है, तो यहाँ पे आप 2 कर दीजिए, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पे आपको 2 करना पड़ेगा, ऐसे जैसे आपने इसमें किया है। फिर ऐसे आप नीचे आइए, NaNO3 प्लस H2O, ये आप देखेंगे सोडियम नाइट्रेट है NaNO3, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, आप देखेंगे 2 हो गया, ऑक्सीजन 1 बचा हुआ है। इस कंडीशन पर आप यहाँ पर H2O कर दिए। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। इसी रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। ये देखिए समस्त उदाहरण उसी के हैं। फिर इसके बाद आप आइए
आता है क्षारकों के उपयोग, यूज ऑफ। एक बार अगर सब रासायनिक अभिक्रियाओं को आप फिर से ध्यान दे दिए तो 3 आपके रासायनिक गुण, जैसे आपको अम्ल के बारे में बताया गया, तो वैसे 3 ही रासायनिक गुण आपको क्षारक का भी बताया गया। सबसे पहले क्षारकों में अगर आप ध्यान दीजिए तो क्या बताया गया है, तो धातुओं के साथ अपक्रिया जिसमें वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अपक्रिया जिसमें वो लवण एवं जल का ही निर्माण करते हैं, और अगर वह अम्ल से अपक्रिया करते हैं तो भी लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से ये आपके क्षारकों के रासायनिक गुण थे। अब इसके बाद आप आइए क्षारकों के उपयोग, यूज ऑफ बेस या फिर यूजेज ऑफ बेस। ये देखिए, तो यूजेज ऑफ बेस यानी क्षारकों के उपयोग क्या क्या है, तो बताया जाता है कि जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है उसका उपयोग वस्त्र निर्माण में होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका उपयोग निर्मलीकरण कारक या फिर कह सकते हैं अमोनियम लवण बनाने के लिए किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग है वह साबुन एवं धावन सोडा के निर्माण में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका उपयोग चमड़ा उद्योग में किया जाता है। टूथपेस्ट यानी जो कह सकते हैं अब दांतों का जो मंजन होता है, जो कई प्रकार के प्रचारों में आप लोगों ने देखा भी होगा, वो भी हल्का सा क्षारीय होता है, क्योंकि अगर दांतों के चारों तरफ अम्लीयता का आवरण आ जाता है तो ये टूथपेस्ट क्षारीयता का गुण लेकर उदासीनीकरण की अपक्रिया कर देता है, जिससे अम्लीयता का प्रभाव समाप्त हो जाता है अथवा कम हो जाता है। तो ये कहने का मतलब है ये आपके क्षारकों का उपयोग रहा है। तो आप लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या देखा, तो एक बार फिर से थोड़ा जिक्र करेंगे। क्षारकों का उपयोग, क्षारक और क्षार की परिभाषा, क्षारकों के रासायनिक गुण, और फिर कह सकते हैं भौतिक गुण। तो ये इतनी चीजें आज के वीडियो में, इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।